नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। तो क्लास 10th की सेकंड चैप्टर, साइंस की सेकंड चैप्टर और केमिस्ट्री की भी सेकंड चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने एसिड्स, इंडिकेटर्स, टाइप्स ऑफ एसिड्स, एसिड्स के रिएक्शंस क्या क्या होते हैं, कॉमन थिंग क्या है एसिड्स में, डाइल्यूशन, कंसंट्रेशन, बहुत सारे रिएक्शंस, वो सब मैंने पार्ट वन में सब कुछ डिस्कस किया। तो इस पार्ट में हम बेसिस के बारे में कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। तो अगर पार्ट वन आपने नहीं देखा है तो पार्ट वन पहले देख लीजिए, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, समझने में आसानी हो जाएगी। पार्ट वन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच्ड है, तो आप वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर सेकेंड पार्ट, जिसमें हम लोग बेसिस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिस, फर्स्ट पार्ट में मैंने एसिड्स के बारे में बताया था, कुछ हद तक बेसिस के बारे में बताया था। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या है बेसिस के, ठीक है। तो बेसिस हैव अ बिटर टेस्ट, थोड़ा कड़वा सा टेस्ट होता है। वहीं एसिड क्या है, एसिड सॉर टेस्ट होता है, खट्टा टेस्ट होता है। सोपी टू टच, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सोपी टू टच। तो जब टच करते हैं कोई भी बेसिस को, वो थोड़ा सोपी नेचर का होता है। जैसे सोप, एक साबुन खुद ही एक बेस है, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है बेसिकली बेसिस के। फिर टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, ठीक है। तो जिस तरह से एसिड का पढ़े थे, ब्लू लिटमस को रेड में टर्न होता है, उसी तरह से बेस क्या होता है, रेड लिटमस को ब्लू में टर्न हो जाता है। फिर एसिड्स भी कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी और बेसिस भी कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी। एसिड्स में क्या हो रहा था, हाइड्रोजन आयंस रिलीज आउट हो रहे थे व्हेन वी डिसॉल्व बेसिस इन एन एसिड्स इन एक्वा सॉल्यूशन। बट बेसिस में क्या हो रहा है, जब हम कोई भी बेस को एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो वहां पर OH आयंस का रिलीज आउट होगा। OH आयंस, OH आयन को क्या बोलते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड आयंस, हाइड्रो ऑक्साइड आयंस, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज है तो इसको क्या बोलेंगे, एनायंस भी बोल सकते हैं। और जो H प्लस आयंस होता है वो कैटायंस होता है, जो पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस होते हैं उसको कैटायंस बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले आयंस को एनायंस बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिस डिसॉल्व होने पे एक्वा सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन का रिलीज होता है। तो कुछ कुछ बेसिस के नाम जान लेते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो केमिकल नेम है, कॉस्टिक सोडा जो है कॉमन नेम है। तो ये भी याद रखना बहुत जरूरी है, साइंटिफिक मतलब जो केमिकल नेम है उसके साथ साथ में कॉमन नेम भी। बहुत बार क्वेश्चन में क्या होता है, कॉमन नेम दे दिया रहेगा और ये जो केमिकल नेम है वो नहीं दिया रहता। तो आपको अगर दोनों ही नाम याद रहेगा तो आप इजीली क्वेश्चंस को डील कर लेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल 2, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम लोग कॉस्टिक पोटाश भी बोलते हैं, ठीक है, जिसका फॉर्मूला है KOH। ठीक है, तो इस तरह से बेसिस कुछ आपको याद रखना बहुत जरूरी है। फिर टाइप्स ऑफ बेसिस कौन कौन से होते हैं, तो बेसिस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, एक होता है वाटर सॉल्युबल और एक वाटर इनसॉल्युबल। सो वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं, द हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, अब एल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होता है, अब वो कैसे समझेंगे। तो हम लोग पीरियोडिक टेबल आपने बचपन में कभी ना कभी देखा होगा, या केमिस्ट्री लैब में, स्कूल में कहीं ना कहीं पीरियोडिक टेबल देखा होगा, जिसमें लगभग 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जितने भी एलिमेंट्स अर्थ में प्रेजेंट है उसमें डिस्कस किया गया। तो उसमें 4 ब्लॉक्स होते हैं, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। ठीक है, तो S ब्लॉक में 2 ग्रुप्स होते हैं, जो वर्टिकल लाइंस होते हैं उसको ग्रुप कहते हैं और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं उसे पीरियड्स कहते हैं। तो S ब्लॉक में 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 को बोला जाता है एल्कली, ठीक है, जैसे उसमें आ जाता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। उसी तरह से सेकंड ग्रुप में जो है वो उसमें कौन होता है, अल्कलाइन होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, जिसमें हम लोग मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये सब आ जाता है। तो ये दोनों का अगर हाइड्रोक्साइड होता है उसे हम लोग कहते हैं अल्कलाइन, अल्कलाई हाइड्रोक्साइड एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड। वैसे जो बेस होते हैं वो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, ठीक है। दीज आर ऑल्सो नोन एज एल्कली
और जो एल्कलीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल KOH, कॉस्टिक पोटाश या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि अल्कलाई बहुत विगरस होते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। तो इसीलिए जितने भी होते हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं और साथ ही साथ में सॉल्युबल इन वाटर भी होते हैं। अब वाटर इनसॉल्युबल बहुत कम ही होते हैं जो वाटर में इजीली डिसोसिएट नहीं करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये ना ही अल्कलाइन है ना ही अल्कली है। ठीक है, तो ये नॉन मेटल्स वाले हैं जितने भी हाइड्रोक्साइड है, ये थोड़े वीक बेसिस होते हैं। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड टाइप के ये वीक बेसिस होते हैं। और ये जितने भी है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और अल्कली हाइड्रोक्साइड है वो सब स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। तो जिस तरह से एसिड्स में हम लोग पढ़े थे वही सेम थिंग यहाँ पर भी कुछ हद तक लागू होता है। फिर हम लोग केमिकल रिएक्शंस देख लेंगे। एसिड्स में हम लोग पढ़े थे जिसमें रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ मेटल्स, जब बेस या अल्कली जब रिएक्ट करता है मेटल के साथ में तो क्या चीज का होता है फॉर्मेशन, सेम होता है, सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होता है। तो जिस तरह से एसिड में हो रहा था, एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बन रहा था, सेम बेस में भी होता है। तो कुछ एग्जांपल्स आपको याद रखने हो चाहिए और समझने भी बहुत ज़रूरी है। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, वो जब जिंक के साथ रिएक्ट करता है, जिंक ग्रैन्यूल के साथ में, तो क्या फॉर्म होता है, सोडियम जिंकेट। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। ठीक है, सोडियम जिंकेट एक सॉल्ट होता है। ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होता है। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था हाइड्रोजन टेस्ट फॉर हाइड्रोजन किस तरह से होता है। अगर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है और उसके सामने हम लोग कैंडल ला देते हैं, कैंडल लाते हैं, तो वो बर्न होगा विथ अ पॉप साउंड। अगर बर्न होता है विथ अ पॉप साउंड देन हम लोग कंफर्म करते हैं कि वो हाइड्रोजन गैस ही है। ठीक है, तो इसको डिटेल में समझना है तो पार्ट 1 देख लीजिए। फिर और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग एल्यूमिनियम के साथ में रिएक्ट करते हैं, एक मेटल के साथ में रिएक्ट करते हैं, तो क्या फॉर्म होता है, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और साथ ही साथ में हाइड्रोजन का भी लिबरेशन होता है। तो इस रिएक्शन में वाटर का नीड होता है, वाटर के बिना ये रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस नहीं होता। तो बहुत बार इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं कि जैसे कि पूछा जाता है कि राइट द केमिकल इक्वेशन व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज रिएक्टेड विद एल्यूमिनियम मेटल, तो क्या चीज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, उसमें से आइडेंटिफाई करने भी दे दिया था कि एक्स कंपाउंड है, वाई के साथ रिएक्ट किया तो ये बन गया, जेड बन गया। तो इसे इस तरह से भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन गैस तो लिबरेट होता है, लेकिन इस रिएक्शन में वाटर भी एज अ रिएक्टेंट यूज हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर देखिए 3 टाइम्स अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन हो रहा है। यहाँ पर 1 टाइम ही हो रहा था, यहाँ पर 3 टाइम हो रहा है। तो इस टाइप ऑफ रिएक्शंस को ध्यान से याद रखें। फिर सेकेंड रिएक्शन क्या है, बेस का। तो रिएक्शन ऑफ बेस विथ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स कौन से होते हैं, जो एस ब्लॉक वाले जो मैंने बताया था वो सब मेटल्स होते हैं मेनली। और जो पी ब्लॉक में, मेनली पी ब्लॉक में आपको नॉन मेटल्स मिल जाएंगे, जैसे कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, या फिर नोबल गैसेस हो गया, हीलियम, क्रिप्टन, जेडॉन, ये सब जितने भी है वो नॉन मेटल्स है। हैलोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये सब जितने भी है ना वो सब नॉन मेटल्स हैं। तो नॉन मेटल्स ऑफ ऑक्साइड, जैसे कि हम लोग कार्बन ले लेते हैं, कार्बन का ऑक्साइड मतलब CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में बेस रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं, जब बेस रिएक्ट करता है नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली एक न्यूट्रलाइजेशन टाइप ऑफ रिएक्शन है। क्यों ऐसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कह रहा हूं मैं, तो क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्ट करता है एज ए एसिड।
वो एक एसिड की तरह एक्ट करता है। जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं H2O में, तो क्या फॉर्म होता है? कार्बोनिक एसिड H2CO3। तो CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वो एक वीक एसिड आप मान सकते हैं, एसिडिक नेचर का होता है। तो जब बेस और एसिड रिएक्ट करता है तो सॉल्ट फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही चीज हो रहा है, जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो एक्ट करता है एसिड्स। तो जब बेस और एसिड्स एक एक्ट करेगा तो क्या होगा? एक सॉल्ट होगा और वाटर होगा। तो जस्ट इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस भी होता है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन अ रिएक्शन ऑफ बेस विद एन ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स, क्या फॉर्मेशन होता है। इस टाइप के, इसी में से क्वेश्चंस घुमा फिरा के दे दिया जाता है कि इज CO2 एसिडिक, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ये भी पूछा जाता है। और ऐसे भी पूछा जाता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन अ बेस इज रिएक्टेड विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड व्हाई सॉल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो इस तरह से क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। तो हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जब बेस, स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्मेशन होता है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये एक सॉल्ट है और साथ ही साथ में वाटर भी रिलीज होता है। ठीक है, तो एक बेसिकली एक न्यूट्रलाइजेशन टाइप ऑफ रिएक्शन है। फिर सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है और वाटर रिलीज आउट होता है। ठीक है, तो ये था। फिर दूसरा, तीसरा जो रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, पहले भी बता चुका हूँ, इस बार भी बता दे रहा हूँ कि an acid neutralizes a base when they react with each other and respective salt and water are formed। ये तो बहुत पता ही होगा, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, ये क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। तो इसे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एसिड और बेस एक दूसरे को, कंट्रास्टिंग फीचर है, एक दूसरे को वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, जब सोडियम सोडियम क्लोराइड कैसे फॉर्म होता है? जो नमक होता है, कॉमन सॉल्ट जिसको कहते हैं। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलाकर क्या बन रहा है? एक सॉल्ट बना रहा है और वाटर। ठीक है, सिमिलरली जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे एक स्ट्रॉन्ग बेस को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या फॉर्म होगा? कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अभी मैं थोड़ी देर में इसका रिएक्शन मैकेनिज्म पे भी आऊंगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिर कॉमन थिंग क्या है इन सब बेसिस में? जिस तरह से हम लोग एसिड्स में पढ़े थे, कॉमन थिंग क्या है कि उसमें H प्लस आयंस का, हाइड्रोजन आयंस का रिलीज होता है हर एसिड से। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उसमें हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, जैसे H2SO4 मिनरल एसिड जिसे कहते हैं, या इनऑर्गेनिक एसिड H2SO4 नाइट्रिक एसिड, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और जो वीक एसिड होता है उसमें लेस होता है, हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन लेस होता है, तो ये डाइल्यूट होता है। तो उसे हम लोग ऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं, जो नेचुरल एसिड्स होते हैं। उसी तरह से कॉमन थिंग क्या है बेसिस में? तो अ बेस डिसोसिएट हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर। तो जब कोई भी बेस वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो डिसोसिएट हो जाता है इन हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिक बिहेवियर ऑफ ए कंपाउंड। और यही बेसिक बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, वो अगर पानी में डिसॉल्व करते हैं, ये डिसॉल्व होता है तो उसमें क्या, कैसे टूटेगा, किस तरह से आयनाइज होगा? सोडियम प्लस, जिसको सोडियम आयंस, और OH माइनस आयंस या हाइड्रो ऑक्साइड आयंस। ठीक है, सिमिलरली KOH ले लीजिए, तो KOH वो ब्रेक हो जाता है K प्लस और OH हाइड्रोक्साइड आयन। और एक एग्जांपल ले लेंगे तो जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो अगर ब्रेक होगा तो क्या बनेगा? Ca2 प्लस प्लस 2OH आयंस। यहाँ पर दो हाइड्रोक्साइड आयंस बन रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से, तो इसमें कॉमन थिंग क्या है? हाइड्रो ऑक्साइड आयंस का रिलीज होना जब भी वो डिसोसिएट होता है। द बेस shows its बेसिक कैरेक्टर बिकॉज ऑफ द डिसोसिएशन ऑफ द हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है, तो इससे आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अब हम जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़े उसको समझेंगे, उसका मैकेनिज्म समझेंगे।
When an acid reacts with the base, the hydrogen ions of the acid combines with the hydroxide ions of base and forms water. तो जैसे कि HCl है, तो HCl जब डिसोसिएट होगा तो H प्लस प्लस Cl माइनस आयंस, और एक बेस ले लेते हैं NOH, तो यहाँ पे क्या होगा Na प्लस प्लस OH आयंस। तो यहाँ पर एसिड से क्या निकला H प्लस निकला, और बेस से क्या निकला OH। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो वो क्या बना लेंगे, हाइड्रोक्साइड आयंस प्लस हाइड्रोजन आयंस, वो वाटर बना लेंगे। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक प्रोडक्ट जो होता है वो वाटर होता है ना, तो वो कैसे बन रहा है, तो एसिड में से जो H प्लस आयंस आया और जो बेस में से OH आयंस आया, वो दोनों कंबाइन करके वाटर बनते हैं। ठीक है, ये तो समझ आ गया। फॉर एग्जाम्पल व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड अ बेस रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो मैं बता रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है NaOH और HCl। हम लोग क्या पढ़ते हैं, यहाँ से हम लोग इस स्टेप पे आ जाते हैं, ये बीच वाला स्टेप नहीं समझता है। तो इसमें क्या हो रहा है, NaOH ब्रेक किस में हो रहा है, Na प्लस प्लस OH आयंस, सोडियम आयंस प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। सिमिलरली HCl किस में ब्रेक हो रहा है, हाइड्रोजन आयंस प्लस क्लोराइड आयंस। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होता है, जो OH हाइड्रोक्साइड आयन प्लस हाइड्रोजन आयंस, ये दोनों कंबाइन करके वाटर बना लेते हैं, और सोडियम और क्लोराइड आयन मिलके सॉल्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अगर बाई चांस ऐसा पूछा नहीं जाता, लेकिन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का अगर मैकेनिज्म पूछ लिया जाता है तो आप ऐसे एग्जाम्पल दे के समझा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स और बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ फर्स्ट पार्ट में। द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयंस इन एन एसिड and the hydroxide ion in a base per unit volume shows the concentration of acid and base। ठीक है, तो फॉर एसिड्स के लिए क्या होगा, जितना मात्रा में हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, वो एसिड मोर कंसंट्रेटेड होगा। ठीक है, और जो हाइड्रोजन आयंस का कम होगा, ठीक है, जिसमें कम होगा उसको क्या होगा, वो डाइल्यूटेड होगा, वो डाइल्यूटेड एसिड होगा। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड एसिड कौन से होते हैं, जैसे कि H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड। तो ये सब कंसंट्रेटेड फॉर्म में भी होते हैं एज इट इज, और ये डाइल्यूट भी फॉर्म होता है, डाइल्यूशन फॉर्म में भी होता है। तो हम लोग डाइल्यूशन कैसे करते हैं, तो बेसिकली डाइल्यूशन करने के लिए क्या होता है, डाइल्यूशन जब भी होता है हाइड्रोजन आयंस का जो है वो कंसंट्रेशन वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, तो डाइल्यूशन में क्या कर रहे हैं हम लोग, जस्ट पानी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो पानी ऐड कर रहे हैं, तब जाके वो उसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज होगा। मैंने कल जब मैं फर्स्ट पार्ट में पढ़ा रहा था उसमें बता रहा था कि अगर हम एक नींबू पानी बना रहे हैं, अगर नींबू का मात्रा जो है, जो उसका कंसंट्रेशन वो अगर ज्यादा हो गया, नमक ज्यादा हो गया नींबू पानी में, तो हम उसको काउंटर बैलेंस कैसे करेंगे, तो उसको हम लोग डाइल्यूट करते हैं, उसमें और पानी ऐड करते हैं, तब जाके उसका नमक का जो कंसंट्रेशन वो कम होता है। सिमिलर केस यहाँ पर भी होता है एसिड में भी, जब हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन कम होता है तब वो धीरे धीरे डाइल्यूटेड हो जाता है, वो उसे हम लोग डाइल्यूशन कहते हैं। और डाइल्यूशन कैसे अचीव किया जाता है, बाय एडिंग वाटर। तो ये एसिड के केस में। तो बेस में क्या होता है, सिमिलर केस होता है। बेस में मतलब OH आयंस अगर ज्यादा है तो वो हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्गर बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे कि NaOH, KOH, ये सब क्या हुआ, कॉस्टिक पोटाश, ये सब जितने भी है ये स्ट्रॉन्ग बेस है। और जिसमें OH आयंस, हाइड्रोक्साइड आयंस, OH माइनस आयंस होगा, एनायंस है, OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयंस, इसमें जितना कंसंट्रेशन कम होगा वो उतना ही डाइल्यूट होगा, और डाइल्यूट होगा मतलब वो वीक होगा, वो वीक बेस होगा। ठीक है, तो आपको डाइल्यूशन और डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस, इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या होता है डाइल्यूशन और पानी मिलाने से क्या होता है। फर्स्ट पार्ट में मैं बताया था कि कभी भी पानी में हम लोग एसिड डाल सकते हैं, लेकिन ड्रॉप बाय ड्रॉप। लेकिन एसिड के अंदर पानी नहीं डाल सकते, वो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, बहुत विगोरस रिएक्शन होगा और बहुत
आग लगने का भी खतरा रहता है। तो हम लोग पानी में ड्रॉप बाई ड्रॉप कंसंट्रेटेड एसिड यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर डाइल्यूट एसिड है तो ऐसा ज़्यादा टेंशन लेने की उसमें बात नहीं है, लेकिन कंसंट्रेटेड को ध्यान से यूज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो डाइल्यूशन आपको पता चल गया। अब हमें पता करना है कि हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स और बेस सोल्यूशन, कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, कैसे पता चलेगा कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना कंसंट्रेटेड है। तो जो एसिड जितना कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा H प्लस आयंस का, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, ये तो हम बता चुके हैं। तो एक स्केल होता है जो हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। बचपन में आपने ज़रूर सुना होगा पीएच स्केल के बारे में, लेकिन डिटेल में समझा नहीं होगा, तो हम इसमें समझेंगे। अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल। पीएच स्केल होता है हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन समझने के लिए। सिमिलरली होता है पीओएच स्केल भी होता है, सेम ही होता है, पीएच स्केल के तरह ही होता है। वो होता है हाइड्रो ऑक्साइड आयंस का कंसंट्रेशन, पीओएच। तो हाइड्रो ऑक्साइड कंसंट्रेशन के लिए होता है, हाइड्रो ऑक्साइड कंसंट्रेशन के लिए। ये आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, जब इक्विलिब्रियम जैसे चैप्टर्स पढ़ते हैं 11th-12th में, तब हम ये सब पढ़ते हैं। लेकिन अभी बस जानना है हमें पीएच स्केल के बारे में। सो अ स्केल होता है एक मेजरिंग टाइप का यूनिट होता है फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल। तो पीएच में स्मॉल जो पी है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, पोटेंस इन जर्मन। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पावर, वो डिनोट करता है पावर। तो बेसिकली पावर ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, उसी को पीएच स्केल कहा जाता है। और पीएच स्केल जो होता है वो 0 से 14 तक वैरी करता है। तो 0 से 14 तक वैरी करता है। 7 जो होता है वो बीच का जो वैल्यू होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, और 7 से लेकर 14 तक उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्कलाइन या एल्कली कहते हैं। एल्कली या बेस भी कह सकते हैं, बेसिस। और जो 0 से 7 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड। तो 7 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, मतलब 7 से कम ही होना चाहिए, तब हमें उसको एसिड कहते हैं। तो लेसर देन 7 इसको हम लोग एसिड कहेंगे, और ग्रेटर देन 7, ये लेसर देन थोड़ी है, ये होगा। तो ग्रेटर देन 7 हो गया हमारा बेस, और लेसर देन 7 जो है वो हमारा है एसिड। ठीक है, तो 0 से 7 के बीच में एसिड होता है। और जैसे जैसे हम लोग 0 की तरफ बढ़ेंगे फ्रॉम 7, एसिडिक नेचर जो है वो इंक्रीज होते जाएगा, और साथ ही साथ में हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन भी बढ़ते जाएगा जब हम 0 में मूव करेंगे। ठीक है, और जैसे जैसे हम लोग 7 से 14 की तरफ मूव करेंगे, बेसिक नेचर जो है वो इंक्रीज होगा, और साथ ही साथ में OH आयंस का भी, हाइड्रोक्साइड आयंस का भी इंक्रीज होगा, और डिक्रीज ऑफ H प्लस आयंस होगा। H प्लस आयंस का इधर में डिक्रीज होता है जब हम बेसिक नेचर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक पीएच होता है। On pH scale we can measure pH generally from 0 very acidic to 14 very alkaline। ठीक है, तो 0 जो होता है बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, बहुत कंसंट्रेटेड, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जो 14 होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, बहुत ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। pH should be thought of simply as a number which indicates the acidic और basic nature of solution। जस्ट एक नंबर है, वो बस स्ट्रेंथ बताता है कि एसिड कितना ज़्यादा एसिडिक है या बेस कितना ज़्यादा बेसिक है। ठीक है, हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन लोअर द पीएच वैल्यू। ठीक है, तो इनवर्स रिलेशनशिप है, हायर द हाइड्रोनियम आयंस लोअर इज द पीएच वैल्यू। अगर H प्लस कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो पीएच वैल्यू कम हो जाएगा, और अगर हाइड्रोजन आयंस का कंसेंट्रेशन कम है तो पीएच वैल्यू ज्यादा होगा। ठीक है, यही है ना, यहाँ पर डिक्रीज हो जा रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम है तो यहाँ पर पीएच क्या है, ज्यादा है, पीएच वैल्यू ज्यादा है, और यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो पीएच वैल्यू कम है। तो इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, ये सब मैंने बता दिया है। ठीक है, अब हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग फर्स्ट क्लास में पढ़े तो उसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा, सिंथेटिक, ऑयल फैक्ट्री, नेचुरल, सब पढ़ा, जिसमें लिटमस पेपर, फेनोप्थेलीन, मिथाइल ऑरेंज का हम लोग यूज करते हैं। तो इन सब इंडिकेटर से क्या होता है, हमें बस पता चलता है कि एसिड है या
जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक कैरेक्टर है सॉल्यूशन का, बस हमें यही पता चलता है. बट द यूज ऑफ दिस इंडिकेटर डज नॉट गिव द आइडिया अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड. हमें स्ट्रेंथ नहीं पता चलता है बाय यूजिंग दिस टाइप ऑफ मेथड्स, बाय यूजिंग दिस इंडिकेटर्स, दैट इज लिटमस पेपर, फेनोप्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज. हमें स्ट्रेंथ पता नहीं चलता कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है एसिड, कितना ज्यादा वीक है, वो हमें पता नहीं चलता है. तो इसीलिए हमें टू गेट द स्ट्रेंथ ऑफ acid as well as base, strength of acid as well as बेस का जो स्ट्रेंथ है उसके लिए हमें चाहिए यूनिवर्सल इंडिकेटर हम लोग यूज करते हैं. ठीक है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स शोज डिफरेंट कलर ओवर द रेंज ऑफ पीएच वैल्यूज फ्रॉम 1 to 14 फॉर ए गिवन सोल्यूशन. जैसे ये कलर शो हो रहा है डीप ऑरेंजिस कलर से एकदम ब्लू, डार्क ब्लू कलर तक चल जा रहा है 14 में. तो ये अलग अलग कलर है और अलग अलग पीएच वैल्यू है. तो ऊपर में क्या दे रहा है, ये 0 1 2 3 ये सब पीएच वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है. जैसे 7 हमारा पीएच है तो उसको क्या होता है, 7 पीएच पे क्या होता है, वो प्योर वाटर होता है. ठीक है, जैसे हम लोग नॉर्मल पानी पीते हैं वो प्योर वाटर जो होता है वो 7 होता है. ब्लड जो होता है स्लाइटली एल्कलाइन होता है, 7.4 होता है. ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे वो क्या होता है, वो अल्कलाइन नेचर का होता है क्योंकि उसका पीएच वैल्यू क्या है 10 है. तो ये जो डायग्राम है, ये जो चार्ट है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी बहुत बार सीबीएसई में क्वेश्चंस बनते हैं. जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया सोल्यूशन, ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका पीएच वैल्यू क्या है, वो 14 है. ठीक है, सिमिलरली जैसे गैस्ट्रिक जूस HCl जो हमारे पेट में होता है उसका पीएच क्या है, 1.2 के करीब है. लेमन जूस उसका क्या है, पीएच 2.2 के करीब है. तो ये सब बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है. ठीक है, तो यही है यूनिवर्सल इंडिकेटर. यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अवेलेबल बोथ इन स्ट्रिप्स, इस तरह से भी मिलता है और सॉल्यूशन भी मिलता है. वो सॉल्यूशन से भी डाल के हम लोग पता कर सकते हैं. तो जो सॉल्यूशन मिलता है वो किससे बना रहता है, तो वाटर, प्रोपानॉल, फेनोप्थलीन, सोडियम सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मिथाइल रेड, ब्रोमोथाइमल ब्लू मोनोसोडियम सॉल्ट, थाइमल ब्लू मोनोसोडियम सॉल्ट, इन सब का एक कम्बिनेशन होता है. ठीक है, तो उससे हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाते हैं. तो इसको आपको याद नहीं करना है कि किससे बना रहता है, बस आपको अपर 2 पॉइंट्स याद रखना और हमें क्यों ज़रूरी है ये याद रखना, और साथ ही साथ में ये चार्ट. ठीक है, अब हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच पढ़ेंगे. एवरीडे लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है पीएच का. तो आर प्लांट्स एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव, क्या प्लांट्स, हर एनिमल प्लांट्स पीएच सेंसिटिव होते हैं, तो जान लेते हैं. बिल्कुल होते हैं. आवर बॉडी वर्क्स विथ पीएच रेंज 7 to 7.8. ये ह्यूमंस की बात हो रही है. तो हमारा बॉडी न्यूट्रल से थोड़ी सी स्लाइटली एसिडिक कंडीशन, अल्कलाइन कंडीशन में ऑप्टिममली एक्टिव होते हैं. अगर हम लोग इसके बियॉन्ड चले जाएंगे, इससे अबव चले जाएंगे या इससे कम हो जाएंगे तो हमारा बॉडी जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगा. लेट सपोज अगर आप कोई ऐसी लेबोरेटरी में है जहाँ पर एसिड का बहुत ज़्यादा यूज होता है तो आप वहाँ पर बहुत देर तक काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ड्यू टू हाईली एसिडिक कंडीशंस हम लोग उस एनवायरनमेंट में हमारा बॉडी अडाप्ट नहीं कर पाएगा. और अगर हम लोग बहुत देर तक काम करेंगे हम लोग बीमार पड़ सकती है या सीवियर केस में डेथ भी हो सकती है. तो एक ऑप्टिमम रेंज होता है, ये जैसे ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज होता है उसी तरह से पीएच रेंज भी होता है. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच. ठीक है, बहुत ही नैरो रेंज में होता है. जैसे कि रेन वाटर, द पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, इट इज कॉल्ड एसिड रेन. ठीक है, जब एसिड रेन, जब नॉर्मली जो रेन होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, 6.5 या 7 के करीब होता है. जो 7 होता है वो प्योर वाटर होता है, तो स्लाइटली एसिडिक होता है जो रेन वाटर होता है. लेकिन अगर पीएच वैल्यू 5.6 या उससे भी कम हो जाए तब हम लोग उसको एसिड रेन कहते हैं. ठीक है, तो जब भी एसिड रेन वाटर जो है वो ग्राउंड पर गिरा वो इवेंचुअली जाकर रिवर में मिल जाएगा. तो रिवर में मिलने से क्या होगा, जो एक्वाटिक बॉडी है, रिवर हो, पॉन्ड हो, उसका पीएच वैल्यू चेंज हो जाएगा. पीएच वैल्यू चेंज होने से क्या होगा, जितने भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, फिशेस वगैरह या उसमें प्लांट्स वगैरह जो भी होंगे उनका सर्वाइवल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. तो यस, अगर ऐसे क्वेश्चन आता है कि आर प्लांट्स एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव, जस्टिफाई विद एग्जांपल, तो आपको लिखना पड़ेगा यस और एग्जांपल से
एसिड रेन के बारे में समझाना होगा, या ह्यूमंस का भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। फिर पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, जैसे कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड्स। ठीक है, फूड दैट इज मेनली प्रोटीन्स इन आवर स्टमक। एक्सेस एसिड इन द स्टमक कॉजेज एसिडिटी। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था, अगर पेट में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको हम लोग एसिडिटी कहते हैं। तो एसिडिटी को कम करने के लिए हम लोग क्या अल्कलाइन चीजें कंज्यूम करते हैं, जैसे कि एंटासिड्स। एंटासिड मीन्स एंड एसिड का ऑपोजिट, एंटी, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑल्सो नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो बहुत बार पूछा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, तो बेसिकली वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही होता है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए। साथ ही साथ में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बेकिंग सोडा है, NaHCO3, इसके बारे में हम लोग सॉल्ट्स में जब पढ़ेंगे थर्ड पार्ट में हम लोग इसके बारे में और डिटेल में समझेंगे। तो ये सब क्या है, बेसिस होता है, बेसिक नेचर होता है। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑब्वियसली हमें बेस चाहिए, तब वो एसिडिटी लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, फिर पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके, जैसे दांतों का सड़ना, टीथ का डिके होना, वो भी पीएच के कारण होता है। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। तो जब माउथ का जो पीएच लेवल वो 5.5 या उससे कम हो जाए तो जो दांत है वो सड़ने लगता है और इवेंचुअली वो टूट जाता है। तो टूथ एनामल जो होता है मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट, a crystalline form of calcium phosphate is the hardest substance in the body। ये तो पता ही है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ये बहुत सालों तक डिकम्पोज भी नहीं होता बोन्स के जैसे। इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। एनिमल जो होता है टूथ एनिमल डिजॉल्व नहीं होता वाटर में, बट इज कोरोडेड व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज बिलो 5.5। लेकिन हम लोग अगर टूथ एनिमल को एसिड में, कंसंट्रेटेड एसिड में रख देंगे तो वो इजीली करोड हो जाएगा। तो सिमिलरली अगर हमारे माउथ का पीएच, अगर हम लोग माउथ का पीएच 5.5 या उससे कम है तो टूथ का जो टूथ एनामेल है वो धीरे धीरे करके कोरोड होने लगेगा। जैसे रस्टिंग होता है आयरन का, उसी तरह से सेम होता है, दांतों का सड़ना शुरू हो जाता है। तो बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ sugar and food particles remaining in the mouth after eating। तो क्या होता है जनरली, ये क्यों होता है, एसिड कैसे बनता है? तो जनरली हम लोग अगर खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद अगर हम लोग अपना दांत को मतलब ब्रश नहीं करते हैं या साफ सफाई नहीं मेंटेन रखते हैं या एटलीस्ट दिन में 2 बार अगर ब्रश नहीं करते तो क्या होगा, खाना दांतों में फंसा रह जाएगा। तो दांतों में फंसा रहेगा खाना तो क्या होगा, उससे उसमें दांत में खाना फंसा हुआ तो उसमें बैक्टीरिया एक्ट करेगा। बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया डिग्रेड करेगा शुगर एंड फूड पार्टिकल्स को। इसके साथ में क्या होगा, रिलीज होगा एसिड्स का। तो जब शुगर और फूड पार्टिकल्स डिग्रेड डिकम्पोज होने लगेंगे तो एसिड रिलीज होता है और वो एसिड के कारण धीरे धीरे बिल्डअप होके पीएच जो होता है माउथ का वो 5.5 से कम कर देता है। और अब जहाँ 5.5 से कम हो गया पीएच तो हमारा दांत जो है वो सड़ना शुरू हो जाएगा। इसीलिए डॉक्टर्स हमेशा प्रिस्क्राइब करते हैं डेंटिस्ट की पूरे दिन में एटलीस्ट 2 बार ब्रश जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो यूजिंग टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट ही हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि टूथपेस्ट अल्कलाइन नेचर का होता है। टूथपेस्ट जो होता है वो बेसिक अल्कलाइन नेचर का होता है और जो माउथ में जो एसिड्स बन जाते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने में बेसिक काम आएगा। तो इसीलिए हम लोग टूथपेस्ट का यूज करते हैं। फिर सॉइल ऑफ pH and plant growth। Most of the plants have a healthy growth when the soil have a specific pH close to 7 range, which should be neither alkaline nor highly acidic। तो हर सॉइल्स का अलग अलग pH रेंज होता है, लेकिन जितने भी सॉइल्स हैं वो स्लाइटली न्यूट्रल के पास ही होते हैं, या स्लाइटली एसिडिक होंगे या स्लाइटली बेसिक होंगे। अगर कोई सॉइल एसिडिक बहुत ज़्यादा है तो हम उसमें क्या करेंगे, बेस ऐड कर देंगे। और कोई सॉइल अगर बहुत ज़्यादा एल्कलाइन है तो हम उसमें एसिड कर देंगे ऐड। तो उससे क्या होगा, सॉइल का जो पीएच है वो मेंटेन हो जाता है। तो अब अगर हमें पता करना है कि सॉइल का पीएच कैसे बना निकाला जाए तो बेसिकली क्या करना है, आप कोई भी अपना गार्डन सॉइल
उसे सैंपल ले लीजिए, वो डग करके मिट्टी निकाल लीजिए, फिर उसका एक सस्पेंशन बना लीजिए। मेनली सॉइल को हमको ग्लास ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर देना, उसे अच्छे तरह से सेक कर देना कि सारा जो सॉइल पार्टिकल वो पानी में सेटल हो जाए। फिर उसको हम लोग फिल्टर कर लेंगे, ठीक है। जो तो पानी जो फिल्टर हो गया उसका अब हम लोग टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट करने के लिए हम लोग यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं, या साथ ही साथ में आजकल तो सब मेकनाइज हो गया, तो इसका इंस्ट्रूमेंट भी आता है। एक इंस्ट्रूमेंट आता है पीएच नापने के लिए, उसको पीएच नापने के लिए उसमें डाल देंगे और हमारा पीएच वैल्यू उस सॉइल का बता देता है। तो जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं, अगर उनको पीएच वैल्यू जानना होता है तो वो इसी तरह से अपना सॉइल का पीएच वैल्यू चेक कराते हैं अलग अलग लैबोरेटरीज में, ठीक है। फिर सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट थ्रू केमिकल वॉरफेयर। ये क्या होता है? तो हैव यू एवर स्टंग बाय हनी बी? आपको कभी किसी मधुमक्खी ने काटा है? तो ऑब्वियसली कभी ना कभी किसी ना किसी को काटा ही होगा, या कभी ना कभी आपने सुना जरूर होगा इसके बारे में। तो बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कॉजेस पेन एंड इरिटेशन। तो ऐसे बहुत सारे चींटी होते हैं या कीड़े मकोड़े होते हैं या हनी बी जो होते हैं मधुमक्खी, वो सब काटने से होता है बहुत ज्यादा पेन, दर्द करने लगता है। क्यों करता है? क्योंकि वो उसके उसका जो उसके जो डंग में जो है वो एसिड प्रेजेंट होता है। और कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? मिथानोइक एसिड, या फिर हम उसे फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, HCOH। तो मिथानोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड वो हमारे बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है, जिसके कारण हमें बर्निंग सेंसेशन महसूस होती है, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन। और वो धीरे धीरे करके वो फूल जाता है, वो जगह इन्फ्लेमेट हो जाता है, ठीक है। तो इसको काउंटर कैसे किया जा सकता है? तो इसको काउंटर करने के लिए हम लोग बेस यूज करेंगे, क्योंकि एसिड हमारे बॉडी में एंटर हुआ है तो हमें बेस से ही न्यूट्रलाइज होगा। तो यूज ऑफ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव रिलीफ, ठीक है। तो इससे हम लोग कोई भी बेसिक प्रोडक्ट लेके, जैसे बहुत लोग क्या करते हैं टूथपेस्ट रगड़ लेते हैं, क्योंकि टूथपेस्ट बेसिक होता है तो वो न्यूट्रलाइज कर देता है और थोड़ा दर्द जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो ये था पीएच का एवरीडे लाइफ में। और ये चार्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेचुरल सोर्सेस ये आपको याद रखने, कभी कल 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो विनीगर में क्या कौन सा होता है? एसिटिक एसिड। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड। टैमरिन में टार्टरिक एसिड, इमली जूस को बोला जाता है। टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड। जो सॉर मिल्क कर्ड होता है उसमें लैक्टिक एसिड। लेमन में भी सिट्रिक एसिड। एंड स्टिंग या नेटल स्टिंग, जो नेटल भी होता है एक टाइप का पेड़ ही होता है, तो उसके जो पत्ते होते हैं उसमें उसमें थोड़े स्पाइक निकले होते हैं, अगर वो बॉडी में टच हो जाए तो वो भी उसके कारण भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ठीक है। तो इसको काउंटर करने के लिए क्या, नेचर में एक और भी प्लांट है नेटल स्टिंग, नेटल प्लांट के पास में पाया जाता है, जिसको डॉग प्लांट बोला जाता है। तो डॉग प्लांट को अगर उसके लीफ को रगड़ लेते हैं तो इसका जो वो बेसिक नेचर का होता है, और जो नेटल स्टिंग होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। तो डॉग प्लांट क्या करता है, वो नेटल स्टिंग को न्यूट्रलाइज कर देता है, जो मिथानोइक एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। तो इससे एंड स्टिंग, मिथानोइक या फॉर्मिक एसिड सेम ही थिंग है, SCOH, ठीक है। तो इस पार्ट में बस इतना ही था। इसमें हम लोग ने बहुत कुछ बेसिस के बारे में समझा, पीएच के बारे में समझा। जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, थर्ड पार्ट आएगा, उसमें हम लोग सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे थर्ड पार्ट में। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ नहीं समझ आया या कोई भी सजेशन हो। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप फॉलो करना चाहें तो इस इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।